मेंडल साहब का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ बेटा, मेंडल वर्क क्या था। मेंडल वर्क क्या था, देखिए बेटा मेंडल बेसिकली क्या थे। मेंडल का पूरा नाम था ग्रीगर जोहान मेंडल, ठीक है। ये इनके बर्थ हुआ था बेटा 1822 में। कहाँ पे हुआ था, तो ब्रन नाम की एक जगह है बेटा, वो पहले ऑस्ट्रिया में हुआ करती थी, ऑस्ट्रिया में, लेकिन अब वो बेसिकली चेक रिपब्लिक में है, ठीक है। तो वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था और ये रहते थे बेसिकली मोनेस्ट्री के अंदर। मोनेस्ट्री के अंदर ये रहते थे, वहाँ पे एक जो है गार्डन था जिसके अंदर पी प्लांट्स उगे हुए थे। मोनेस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे क्रिश्चियंस की पढ़ाई वढ़ाई, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गुरुकुल होते हैं जहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाती है, अपने धर्म के बाद से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाती है, ऐसे ही मोनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस को पढ़ाया जाता है। वहाँ पे एज अ टीचर थे या प्रीस्ट थे, ठीक है। समहाउ ये एक बेटा मैथमेटिशियन भी थे, तो ये स्टैटिक्स करते थे, मतलब ये बायो के नहीं पर्सन थे, वो बेसिकली मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स करने वाले पर्सन थे ये, ठीक है। तो इनको बेसिकली क्यूरियोसिटी ये हुई, इन्होंने ये देखा कि कुछ प्लांट्स जो थे वो एक ही गार्डन में कुछ टॉल हैं कुछ ड्वार्फ हैं, तो इनके दिमाग में आया कि भाई ऐसा क्यों है कि कुछ बड़े हो रहे हैं कुछ छोटे हो रहे हैं, कुछ के वॉयलेट फ्लावर आ रहे हैं कुछ के वाइट आ रहे हैं। तो इनके दिमाग में ये चीज़ें आई, इन्होंने फिर उनको प्लांट्स को क्रॉस करना शुरू कर दिया और इन्होंने उस चीज़ का क्रॉस करने के बाद जो उनकी ऑफस्प्रिंग आती थी उस सब का जो रिज़ल्ट है उसको बेटा बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में इन्होंने रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, और रिकॉर्ड के बेसिस पे ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी लगाया करते थे, ठीक है। तो ये जो पैदा हुए थे ये बेसिकली 1822 में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी डेथ 1884 में हो गई थी, ठीक है, 1884 में हो गई थी। इसमें से प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन आया है कि इन्होंने अपना जो मेन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है वो किस ईयर में किए थे, ठीक है। नीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रीवियस जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे वो कौन से ईयर में इन्होंने किए थे। तो बेटा इन्होंने 1856 से 1863 के बीच में ये 7 साल इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। अब जो ये मेंडल थे बेटा, मेंडल हालांकि जब मरे थे तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड मरे थे, मतलब इनके मरने के 16 साल बाद बेसिकली इनके काम को रिडिस्कवर किया गया। मतलब इनके काम को जब तक जीते ये रहे, इन्होंने अपने बात बताई तो लोगों ने इनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बेसिकली एक्सेप्ट करने के कुछ कारण थे, इनके फेलियर्स के भी कुछ रीज़न रहे थे। मतलब बेसिकली पहला रीज़न ये रहा था कि सबसे मेन कारण रहा था कि ये पहले वो इंसान थे जिन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच को यूज़ किया था बायोलॉजी के फील्ड में, ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं की गई। दूसरा बेटा इनका जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जैसे आज की डेट में क्या है कि कोई भी चीज़ हो रही है किसी दुनिया के किसी भी कोने में हो रही है तो वो हम तक पहुंच जाती है इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे काम किए थे, इनके काम को स्प्रेड नहीं हो पाया, एक छोटे एरिया तक सीमित रह गया, तो इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली, ठीक है। दूसरा बेटा ये अपने जो फिज़िकल प्रूफ नहीं दे पाए, कि जो अपने फैक्टर बताया करते थे उनका फिज़िकल प्रूफ ये दे नहीं पाए, तो इन सब कारणों से बेटा ये फेल हुए। लेकिन इनके सक्सेस के कारण भी कुछ थे, हालांकि बाद में रिकॉग्निशन मिली जिसकी वजह से आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। इनके सक्सेस के कारण भी थे कि इन्होंने ऐसा प्लांट चूज़ किया जिसमें अच्छे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जहाँ पे कुछ जीन्स थी अलग अलग, टोटल 4 जीन थी बेटा जो टोटल 7 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही थी, उनकी भी बात करेंगे। तो इन्होंने पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन किया जिसकी वजह से इनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, और बाद में डिस्कवरी होने के बाद में जो अच्छी सच्चाई थी, जो इनके काम में खूबी थी, वो दुनिया के सामने आ पाई।
इनके काम को रिडिस्कवर करने का जो श्रेय है वो 3 साइंटिस्ट को जाता है, कार्ल कॉरेन को, टेशरमैक को और ह्यूगो डी वेराइस को। बेटा इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली इनके काम को रिडिस्कवर किया था, मेंडल वर्क को रिडिस्कवर किया था। ठीक है, तो जो ग्रिगोर जॉन मेंडल थे, इन्होंने चूज़ किया था गार्डन पी को, और इस गार्डन पी को चूज़ करने के लिए कुछ रीजन हुआ करते थे। इस गार्डन पी को हम लोग पाइजम सटाइवम भी कहते हैं, ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हो। पाइजम सटाइवम हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे गार्डन पी को चूज़ करने के रीजन क्या थे, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो बेटा कोई भी एक्सपेरिमेंटल मॉडल आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहली खूबी उसके पास होनी चाहिए क्या, कि उसके पास में छोटा लाइफ स्पैन होना चाहिए, ताकि आप उस एक्सपेरिमेंट को जल्दी कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास में एक शॉर्ट लाइफ स्पैन हुआ करता था। बेटा ये साल में 2 बार या 3 बार तक उगाया जा सकता था, तो छोटा लाइफ स्पैन होने की वजह से हम लोग जल्दी क्रॉस करके इनकी ऑफस्प्रिंग में रिजल्ट्स को देख सकते थे। दूसरी कंडीशन ये थी कि बेटा एक क्रॉस में, सिंगल क्रॉस में ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सकते थे, ये लार्ज प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है, लार्ज प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सकते थे, बहुत सारी प्रोजेनीज को, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते थे। तो जितने ज़्यादा हमारे पास में प्रोजेनी या सीड्स होंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट्स हमें मिल पाएंगे बेटा। ठीक है, उसके अलावा तीसरी बेटा रीज़न क्या था फॉर चूजिंग दिस पाइजम सटाइवम एज अ एक्सपेरिमेंटल मॉडल। तो तीसरा रीज़न ये था बेटा कि जो पी प्लांट है, इस पी प्लांट का जो फ्लावर होता है, इसका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का फ़ायदा क्या है, तो बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का फ़ायदा ये है कि हम वहाँ पे अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाहें तो हमें किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें यहाँ पे अगर सेल्फ क्रॉस करवाना हो या सेल्फ पॉलिनेशन करवाना हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर खुद में सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, ईजिली कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर सेल्फ क्रॉस कराना चाहें या सेल्फ पॉलिनेशन कराना चाहें तो ये खुद से करने में कैपेबल था। ठीक है, और चौथी चीज़ ये है कि जो पी प्लांट है उसके फ्लावर मैंने आपको बताया बाइसेक्सुअल तो था ही था, तो वहाँ पे हम लोग ईजिली कंट्रोल्ड पॉलिनेशन भी कर सकते थे। मतलब जब हमें सेल्फ क्रॉस करवाना हो या सेल्फ पॉलिनेशन करवाना हो तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट खुद से कर सकता है। लेकिन जब हमें कंट्रोल्ड पॉलिनेशन करना हो या हमें किसी 2 अलग अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाना हो तो क्रॉस पॉलिनेशन को करवाने के लिए हम लोग ईजिली इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग को परफॉर्म करके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्लास 12 चैप्टर 2 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग करके हम इजीली क्या कर सकते थे, हम वहाँ पे कंट्रोल पॉलिनेशन को करवा सकते थे बेटा। एंड सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट जो रीजन 5वां रहा वो रीजन था कौन सा, उसे भी देख लीजिए। तो देखिए सबसे लास्ट रीजन की बात कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने कुछ रीजन तो बता दिए, ठीक है, हम लोगों ने 4 रीजन की बात कर ली। लास्ट था यहाँ पे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, बेटा। अब ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, तो 7 कैरेक्टर थे। ध्यान रखना ये प्रेजेंट थे, मतलब इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जीन केवल और केवल 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो 7 तो कैरेक्टर है, लेकिन जो इनकी जीन्स थी, इन 7 कैरेक्टर्स के लिए जो 7 जीन थी वो प्रेजेंट थी ओनली ऑन 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम के ऊपर वो प्रेजेंट थी। वो क्रोमोसोम कौन कौन से थे बेटा, तो वो थे 1, 4, 5 एंड 7। क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7, इन 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर ये इनकी जीन एग्जिस्ट करा करती थी बेटा। ठीक है, अब ये 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर कौन कौन से थे, इसे ध्यान रखना। इसमें इस कैरेक्टर के ऊपर बेटा नीट में लगातार आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
आपको लेटेस्ट अगर आप नीट के क्वेश्चन उठा के देखेंगे 2018-19 वाले भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कैरेक्टर्स की कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है या कौन सा चूज नहीं किया था मेंडल ने, इन सब से रिलेटेड आपको बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे अगर आपको ये जो मैं बनाने वाला हूँ अगर वो याद रहे तो देखिए यहाँ पे मैं एक काम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ कैरेक्टर। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद में यहाँ पे दूसरी चीज़ लिख रहा हूँ उसकी डोमिनेंट फॉर्म कौन सी है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि उसकी रिसेसिव फॉर्म कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो है प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट के अंदर जो डोमिनेंट फॉर्म है वो है बेटा टॉल, और रिसेसिव फॉर्म है कौन सी, ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ। दूसरी चीज़ यहाँ पे वो है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर, तो डोमिनेंट कैरेक्टर है यहाँ पे वॉयलेट और रिसेसिव कैरेक्टर है वाइट। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे फ्लावर की पोजीशन। तो फ्लावर की पोजीशन में डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो है एक्सियल और रिसेसिव है टर्मिनल। टर्मिनल, ठीक है। चौथी कंडीशन या चौथा कैरेक्टर है हमारे पास में सीड कलर। सीड कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर है बेटा येलो और रिसेसिव फॉर्म है इसकी ग्रीन सीड या ग्रीन कलर। फिर बेटा सीड शेप, तो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड और रिसेसिव कैरेक्टर है रिंकल्ड। ठीक है, छठा कैरेक्टर है बेटा पॉड। पहले मैं पॉड कलर की बात कर ले रहा हूं, तो जो सीड कलर है इसका जस्ट रिवर्स रेसिप्रोकेट कर दो, ग्रीन इधर आ जाएगा और येलो उधर चला जाएगा। और लास्ट है पॉड शेप, तो इसका डोमिनेंट है फुल या इन्फ्लेटेड या इन्फ्लेटेड और रिसेसिव फॉर्म है इसकी कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसकी रिसेसिव फॉर्म है कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, मतलब कहने का ये है पॉड होता क्या है पहले तो ये जान लीजिए। तो बेटा जो मटर होता है उसके अंदर ये जो पूरा है जिसके अंदर ये सीड लगे होते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग पॉड कहते हैं। ये पॉड दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्रॉपर इसकी शेप है ये वाली जो नॉर्मल है, ये फुल या इन्फ्लेटेड है, ऐसी फॉर्म फुल या इन्फ्लेटेड है। ठीक है, फुल या इन्फ्लेटेड फॉर्म है बेटा। लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म क्या होती है, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में बेसिकली क्या होगा, वो कुछ इस तरीके का, मतलब जैसे ये इन्फ्लेटेड दिख रहा था ऐसा नहीं दिखाई देगा। इन्फ्लेट का मतलब फूला हुआ, और यहाँ पे ये फूला हुआ ना दिखाई देके, ये फूला हुआ ना दिखाई देके कुछ ऐसा सिकुड़ा हुआ सा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा सिकुड़ा हुआ सा दिखाई देगा। तो ये जो श्रिंक्ड या कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म है यही इसकी रिसेसिव फॉर्म है। और फ्लावर पोजीशन में मैं बात करूं एक्सियल और टर्मिनल, तो एक्सियल का मतलब है कि बेटा यहाँ पे बीच में फ्लावरिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बीच में फ्लावरिंग हो रही है। और टर्मिनल फ्लावरिंग का मतलब है कि यहाँ पे एपेक्स पे फ्लावरिंग हो रही है, बाद में नीचे की तरफ फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पे नीचे पहले ओल्डर फ्लावर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ नए फ्लावर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे ओल्डर फ्लावर ये था और नीचे की तरफ हमारे नए फ्लावर आते चले जा रहे हैं। मतलब सबसे ओल्ड ये, उससे यंग ये, उससे नीचे वाला और यंग होगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे ओल्डर फ्लावर नीचे होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ यंग फ्लावर आते चले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन जिसमें देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेम जहाँ पे ख़त्म हुई, टर्मिनेट हुई, वहाँ पे एक फ्लावर प्रेजेंट है, तो इसे टर्मिनल कह देते हैं। और जहाँ पे बीच में फ्लावरिंग हो रही है उसे बेटा हम लोग एक्सियल कह देते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, इन 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज़ किया था और क्रॉस किए थे। मोनो हाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस करे थे इन्होंने, और मोनो हाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस को करने के बाद में इन्होंने
यहाँ पे 3 लॉ दी थी, 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। तो मेंडल ने क्या किया था बेटा, मेंडल ने परफॉर्म किए थे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस और उन क्रॉसेस को परफॉर्म करने के बाद में इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। और ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कितनी थी, 3 लॉज थी। उन तीनों लॉ में सबसे पहली लॉ थी लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरी लॉ थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरी लॉ थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बेटा, ये लॉ थी। तो यहाँ पे सबसे पहली लॉ जो हमारे सामने दिख रही है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आइए इसकी बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहती है और इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली मेंडल की लॉ की बात कर ले रहा हूँ बेटा। सबसे पहली जो लॉ है हमारी वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहली लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहती है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहती है बेटा कि इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, किसी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर द डोमिनेंट अलील ऑफ अ कैरेक्टर या ऑफ अ जीन या फैक्टर suppresses the recessive allele in F1 generation या F1 progeny, पर it doesn't mean that recessive allele is lost. It remain hidden or masked. It remain hidden or masked in progenies of F1 generation and reappear या re-express in F2 generation। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है। इसका मतलब क्या है? ये कहते हैं कि जब भी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो जो डोमिनेंट अलील है किसी एक जीन की या किसी फैक्टर की, वो सप्रेस कर देगी किसको? रिसेसिव अलील को। किसको? रिसेसिव अलील को। और खुद को एक्सप्रेस कर पाएगी किसके अंदर? F1 जनरेशन के अंदर या F1 प्रोजेनी के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने F1 जनरेशन के अंदर रिसेसिव अलील को क्या कर दिया है? इसने सप्रेस कर दिया है। तो सप्रेस करने की वजह से वो जो रिसेसिव अलील है, वो रिसेसिव अलील कंप्लीटली लॉस्ट हो गई। वो लॉस्ट नहीं हुई है, वो रिमेन हिडन है या मास्क्ड है, वो छिपी हुई है। किसमें? F1 जनरेशन की प्रोजेनीज में। और वो रीअपियर होगी किसमें? F2 जनरेशन के अंदर। कैसे इस बात को प्रूफ किया जा सकता है? तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इस बात को कैसे मैं प्रूफ करूंगा क्रॉस करके? देखिए, यहां पे मैं सबसे पहले पेरेंट्स ले रहा हूं बेटा। यहां पे मैं पेरेंट्स ले रहा हूं। पेरेंट्स में मैंने यहां पे एक टॉल प्लांट को ले रहा हूं और इसी के कॉन्ट्रास्टिंग एक डॉर्फ प्लांट को ले रहा हूं।
ड्वार्फ प्लांट को ले रहा हूँ। अब यहाँ पे इस पेरेंट का जो लिया है मैं इसका जीनोटाइप ले रहा हूँ। तो जीनोटाइप इसका टॉल प्लांट के लिए मैं ले रहा हूँ, ये प्योर होने चाहिए, होमोजाइगस फॉर्म में होने चाहिए। ये भी प्योर लाइन कैरेक्टर होने चाहिए, होमोजाइगस फॉर्म में होने चाहिए। फिर मैं यहाँ पे गैमेट बना दे रहा हूँ इनसे। तो इसमें से एक अलील गई और इसने गैमेट बना लिया। इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगती है, बताऊँगा वो आगे। इसमें से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्यूज़ किया तो हमारे पास में फीलियल 1 जनरेशन आ गई। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जितनी भी प्रोजेनी बनेंगी, जितनी भी प्रोजेनी यहाँ पे बन के आएंगी बेटा, तो ये जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ थे, तो इसमें क्या किया, ये जो कैपिटल टी थी ये एक डोमिनेंट अलील थी। इसने क्या किया, ये जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव अलील को इसने सप्रेस कर दिया, इसने इसे सप्रेस कर दिया और खुद को एक्सप्रेस किया, जिसकी वजह से हमें F1 जनरेशन के प्लांट जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे बेटा टॉल प्लांट मिलेंगे, वो टॉल प्लांट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट अलील ने इसे सप्रेस कर दिया है। अब अगर हम इनका सेल्फ क्रॉस करा देते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा F2 जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे जब मैं F2 जनरेशन के लिए करना चाहूँगा तो मुझे F1 जनरेशन के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको मैं सेल्फ क्रॉस कर दूंगा। तो सेल्फ क्रॉस करने के बाद में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब मैं सेल्फ क्रॉस करूंगा तो बेटा इसे पनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं। आरसी पनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पनेट स्क्वायर मेथड को दिया था। इसको करने के लिए हम दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ईजी मेथड है, तो इस पनेट स्क्वायर को यूज़ किया जाता है, चेकर बोर्ड मेथड होता है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल टी स्मॉल टी को ले रहा हूँ, इनको आपस में क्रॉस कर दे रहा हूँ। तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके पास में अगर मैं जीनोटाइप की बात करता हूँ पहले, तो जीनोटाइप देखें तो आपको एक प्लांट इस तरीके का मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। 2 प्लांट आपको मिल रहे हैं, ये वाले और ये वाले, कैसे, जो हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की फॉर्म में, और एक प्लांट ये लास्ट वाला मिल रहा है स्मॉल टी की फॉर्म में। और अगर मैं इसमें फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप में बेटा पहला प्लांट टॉल है, दूसरा प्लांट टॉल है। टॉल क्यों है? क्योंकि ये डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील को सप्रेस कर रही है, डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील को सप्रेस कर रही है। तो एक प्लांट आपको यहाँ पे टॉल मिलेगा, सॉरी एक नहीं 3 प्लांट मिलेंगे, 3 प्लांट मिलेंगे जो आपको यहाँ पे टॉल मिलने वाले हैं बेटा। यहाँ पे 3 प्लांट है जो आपको क्या मिलने वाले हैं, टॉल मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 प्लांट आपको टॉल मिलेंगे और एक प्लांट यहाँ पे आपको, अगर फिनोटिपिकली बात करूँ तो डॉर्फ मिलेगा ये वाला। तो देखिए अब वापस आ जाता हूँ मैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन पे आने के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैंने क्या बोला कि जब भी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो जो डोमिनेंट अलील थी उस डोमिनेंट अलील ने रिसेसिव अलील को सप्रेस कर दिया, ठीक है, रिसेसिव अलील को सप्रेस कर दिया और खुद को एक्सप्रेस किया। बट इसका मतलब ये नहीं था कि जो रिसेसिव अलील थी परमानेंटली लॉस्ट हो गई, वो मास्क रहेगी, हिडन रहेगी, छिपी रहेगी इसके अंदर F1 प्रोजेनी के अंदर, और वो अपने आप को रीअपियर करेगी प्रोजेनीज ऑफ F2 जनरेशन में। मतलब देखिए यहाँ पे हमें फिर से देखो ड्वार्फ प्लांट मिल गया ना ये वाला। तो ये क्यों मिल पाया? क्योंकि जो रिसेसिव अलील थी उसने अपने आप को हिडन रखा था, मास्क रखा था पहली जनरेशन में, और दूसरी जनरेशन आते ही इसने देखिए अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक्सप्रेशन ऑफ 1 पेरेंटल कैरेक्टर, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सप्रेशन ऑफ 1 पेरेंटल कैरेक्टर। लीजिए एक सेकंड दीजिए बस मुझे आप, हाँ जी। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्सप्रेशन ऑफ 1 पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन में एक पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, एंड
expression of both parental character in F2 जनरेशन। तो देखिए आप क्या, जब मैंने आपको क्रॉस किया था तो आपको F1 जनरेशन के अंदर केवल पेरेंटल एक कैरेक्टर दिखाई दे रहा था, दैट इज ऑल द टॉल प्लांट। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर आपको यहाँ पे टॉल भी और ड्वार्फ भी। तो एक्सप्रेशन ऑफ वन पेरेंटल कैरेक्टर दैट इज टॉल इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ टॉल एंड ड्वार्फ इन फिलियल 2 जनरेशन या F2 जनरेशन। मेरी बात आप समझ